हेलो, हाँ जी, नमस्कार। ठीक हो? प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हो सभी? ठीक है। हम पढ़ रहे थे इतिहास का टॉपिक। नंबर 1 टॉपिक पढ़ लिया है। आज हम शुरुआत करेंगे 2 नंबर टॉपिक। ठीक है। 2 नंबर टॉपिक में क्या पढ़ना है हमें, ये बातें करेंगे। उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कल की जो क्लास है, राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर। ठीक है। कहां पर? आबू पर्वत अग्निकुंड से मानी जाती है। यहाँ पर कितने प्रकार के राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी? कल बताई थी 4 प्रकार के। परचा, परचो, ठीक है। परमार, चौहान, प्रतिहार और चालुक्य। इस मत को सर्वाधिक मान्यता कौन देता है भाई? पृथ्वीराज रासो। ठीक है। पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। ठीक है। तो आज की हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, उससे पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में जालोर, जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार के बारे में विस्तार से बातें करेंगे। इस टॉपिक को लगभग यूट्यूब कोचिंग वाले कम ही बढ़ा दे, बाकी 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित आते हैं। मेन चीजें टॉपिक में वो बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है। और रिपीट कर लेना आराम से क्लास को। जालोर, ठीक है, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ के जो प्रतिहार वंश है, ठीक है, कि तीनों जगह के वंशज एक ही थे। इसके अलावा मैंने पहले बताई थी कि पिछले वीडियो में कि प्रतिहारों की कुल कितनी शाखाएं बताई गई। मुनोत नीड्स ने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई। किसने बताई है भाई? मोनोत नीड्स ने। इसी ने मेवाड़ में एक वंश हुआ था गोहिल की। गोहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई है? 24 शाखाएं। ध्यान में रख लेना, आर एस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मोनोथनेंसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई है? 26। गोहिलों की कितनी शाखाएं बताई है? 24। इसमें से जो मुख्य मुख्य है जालोर, जैन और कन्नौज की शाखाएं। इसके अलावा मंडोर इसी से संबंधित था। यहाँ के शासकों ने देखिए, पहले तो आबू, भीनमाल और उज्जैन को जीता। ठीक है। इन तीनों क्षेत्रों को जीतकर प्रतिहारों की राजधानी किसे बनाया? उज्जैन को बनाया। भाई गुरु जी, थाने के विरोध उज्जैन ने बनाई। इस तथ्य का हमें प्रमाण मिलता है 739 ईस्वी में
739 ईस्वी में गौरी शंकर, हीराचंद ओझा के अनुसार इन शासकों ने चावड़ा के वंशज है उनको हराया था। इसी कारण से इन्होंने उज्जैन को राजधानी बनाया है। इसके बाद हम बात करेंगे वेरी वेरी महत्वपूर्ण यानी इंपोर्टेंट नागभट्ट प्रथम। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है 730 से 760 ईस्वी तक माना गया है। कार्यकाल को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक देखिए ग्वालियर प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति या विलेख। ठीक है, ये है मिहिर भोज के समय का। इसमें नागभट्ट प्रथम की राजधानी है उज्जैन बताई गई है। ठीक है, राजधानी है वो उज्जैन। इसके अलावा नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागावलोक का दरबार कहते हैं भाई, नागावलोक का दरबार कहा जाता है। इसी के अनुसार आगे बात करेंगे तो नागभट्ट प्रथम है नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक कहा गया है। मलेच्छों का नाशक क्यों कहे गए? अभी इस समय देखिए भारत में विदेशी आक्रमण होते थे, तो विशेष रूप से जब अरब के लोग थे, अरबों का आक्रमण रोकना, इसी कारण इसे मलेच्छों का नाशक कहा जाता था। किस अभिलेख में कहा जाता है? ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। इसके अलावा इसी अभिलेख में इसको राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। इसका राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। ठीक है, समझ आएगी? देखो एक बार दोबारा रिपीट कर लो। नागभट्ट प्रथम कार्यकाल 730 से 760 तक। ठीक है, के अलावा प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई गई हैं? 26 शाखाएं। किसने बताई है? मोणोत नैणसी ने, नैणसी ख्यात ग्रंथ में। हुइलों की कितनी शाखाएं बताई है? 24 शाखाएं। नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता है। राजधानी किसे बनाया भाई? उज्जैन को। हराया किसका है? चावड़ा वंश के शासकों को हराया, उसके बाद राजधानी उज्जैन को बनाया है। ग्वालियर अभिलेख में जो मिहिर भोज के समय का है, उसे नागभट्ट प्रथम को क्या कहा जाता है? मलेच्छों का नाशक कहा जाता है, क्योंकि अरब आक्रमणकारी थे, उसको आक्रमण करने से रोकने के कारण इसे मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। और प्रतिहारों को इसके अलावा राम के भाई लक्ष्मण के वंशज माना जाता है। अब अगला शासक पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है, ठीक है। नागभट्ट के बाद देखिए मेन चीजें हैं वो ही बता रहा हूं। ठीक है, नागभट्ट का कार्यकाल कब खत्म होता है? 760 ईस्वी में। उसके बाद प्रतिहार वंश का शासक बनता है कुक्कुक। ठीक है, ये नागभट्ट प्रथम का भतीजा है
कोई विशेष योगदान नहीं है इतिहास में इसका, इसका नाम मात्र है। ठीक है, इसके बाद में शासक बनता है देवराज, जो कुकू का भाई है, इसका भी कोई योगदान नहीं है। उसके बाद में देवराज का पुत्र वत्सराज, तो प्रतिहारों का शासक बनता है। कार्यकाल कब है इसका? 783 से 795 ईस्वी। ठीक है, अब देखो नागभट्ट प्रथम, ठीक है, नागभट्ट प्रथम है, इसको जालोर, उज्जैन और कन्नौज का प्रतिहार वंश का शासक माना जाता है। प्रतिहार वंश का शासक माना जाता है। ठीक है, कितनी जगह को? जालोर, उज्जैन और कन्नौज, 3 जगह का। अब बात करते हैं तुलनात्मक रूप से वत्सराज को, व यानी वत्सराज, व यानी वास्तविक संस्थापक, प्रतिहारों का किसे माना जाता है भाई? वत्सराज को। ध्यान में रख लेना, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रतिहारों के संस्थापक कौन है, ऑप्शन में हो नागभट्ट प्रथम, तो वही सही होगा। और एक शब्द की चेंजिंग आ जाए कि प्रतिहारों के वास्तविक संस्थापक कौन है, अगर नाम आ गया वास्तविक तो कौन होंगे भाई? वत्सराज। वह यानी वास्तविक, वह यानी वत्सराज। इसके बाद में क्या होता है देखिए, इसके कार्यकाल में त्रिकोणीय संघर्ष होता है भाई, त्रिकोणीय संघर्ष। इसमें ज्यादातर पूछा क्या जाता है कि त्रिकोणीय संघर्ष में प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? सॉरी, प्रतिहार वंश का राजा कौन था? कौन है भाई? वत्सराज। दूसरी साइड में आता है पाल वंश, पाल वंश, इसका राजा इस समय धर्मपाल, धर्मपाल। ठीक है, और तीसरा जो दक्षिण भारत का शासक है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंशज, इसका शासक है भाई ध्रुव द्वितीय, ध्रुव द्वितीय। प्रश्न में पूछा क्या जाता है कि त्रिकोणीय संघर्ष में पाल वंश का शासक कौन था? कौन है भाई? धर्मपाल। राष्ट्रकूट की बात कर ले तो ध्रुव द्वितीय, प्रतिहार की बात करें तो वत्सराज। अब लड़ाई किन लिए हो रही है देखो, कन्नौज के लिए, इसके लिए कन्नौज के लिए। ये इंडिया लेवल का भी प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है पाल वंश का त्रिकोणीय संघर्ष में शासक कौन था? धर्मपाल। राष्ट्रकूट को ध्रुव है और प्रतिहारों को ने भी वत्सराज। अब आपको एक प्रमाणित बात बताता हूं मैं, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, इस रचना के लेखक कौन है भाई? जयानक। इस रचना से हमें यह प्रतीत होता है कि ये जो त्रिकोणीय संघर्ष है, इसमें जीत किसकी होती है? वत्सराज की। ठीक है, और राजधानी किसे बना लेता है ये? कन्नौज को। तो प्रतिहारों की प्रथम राजधानी उज्जैन किसने बनाई भाई? नागभट्ट प्रथम ने। और कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? वत्सराज ने। इस टाइप के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं कि प्रतिहारों में उज्जैन को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम ने। कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? वत्सराज ने। ठीक है,
अब देखो भाई, ग्वालियर अभिलेख जो हमने पढ़ लिया है, ग्वालियर है अभिलेख, इसमें क्या कहा गया है कि वत्सराज को है परम भट्टारक महाराजा की उपाधि दी गई है। किसको दी गई है? वत्सराज को। एक आता है परम भट्टारक महाराजाधिराज, इसके बाद में एक आएगा परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, तो किसको मिली है? नागभट्ट सेकंड को मिली है, ध्यान में रख लेना। सेम मिलती जुलती है, बाकी ये इतने कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं वत्सराज को। कार्यकाल 1783-95 में। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है भाई? वत्सराज, ठीक है। त्रिकोणीय संघर्ष में जीत किसकी होती है? वत्सराज की। पाल वंश का शासक कौन है? धर्मपाल। राष्ट्रकूट का ध्रुव है। इसके अलावा उज्जैन को पहली बार राजधानी किसने बनाया है? नागभट्ट प्रथम ने। कनौज को वत्सराज। अब पढ़ेंगे भाई नागभट्ट सेकंड, ठीक है। इससे पहले एक दो शासक और आते हैं, कोई विशेष नहीं है, ठीक है। अभी तक राजधानी कौन सी जगह है भाई? वत्सराज ने किसको बनाया है? उज्जैन को। ठीक है। अभी क्या होता है? नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट सेकंड, ठीक है। बीएस राष्ट्रकूट शासक। इन दोनों को क्या है? आपस में युद्ध होता है शासक बनते ही, ठीक है। थोड़े दिनों के बाद युद्ध होता है और इस युद्ध में नागभट्ट प्रथम की हार हो जाती है। हार होने के कारण ये अपने आप को निराश नहीं मानते हैं, ठीक है, फिर से युद्ध की तैयारी करते हैं। और इसमें देखो भाई, उज्जैन नहीं है, कन्नौज है, ठीक है। राजधानी क्या है अभी तक? है कन्नौज। नागभट्ट सेकंड शासक बनते ही कन्नौज पर आक्रमण करता है राष्ट्रकूट शासक, ठीक है। इसके आक्रमण पर नागभट्ट द्वितीय की हार हो जाती है और कन्नौज है वो हाथों से चला जाता है। के बाद में नागभट्ट सेकंड है वो इस हार से निराश नहीं होकर फिर से युद्ध की तैयारी करता है, ठीक है। और इस समय जब दोबारा जब आक्रमण करता है कन्नौज पर, तो इस समय यहाँ का शासक है चक्रायुध, चक्रायुध। इसको हराकर नागभट्ट सेकंड वापस अपनी राजधानी है वो कन्नौज बना लेता है, ठीक है। एक बार देखो बीच में हाथों चल गई, राष्ट्रकूट शासक इसने युद्ध जीत लिया और राजधानी पर कब्जा कर लिया। इससे निराश नहीं होता है नागभट्ट सेकंड और वापस युद्ध की तैयारी करता है। और इस समय कन्नौज पर शासक किसका भी? चक्रायुध का। इसको हराने के बाद वापस राजधानी किसे बनाई जाती है? कन्नौज को। इसके अलावा देखो भाई, नागभट्ट सेकंड को बुकला अभिलेख में, किस अभिलेख में? बुकला अभिलेख में एक उपाधि दी गई है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर।
ये उपाधि किसे दी गई है? नागभट्ट द्वितीय को दी गई है। किस अभिलेख में? बुकला अभिलेख में। इसके अलावा प्रतिहारों का एकमात्र शासक जिसने गंगा नदी में जल समाधि ली, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि प्रतिहारों के किस शासक ने गंगा नदी में जल समाधि ली, या नदी का नाम नहीं आता है, सीधा पूछा जाता है कि प्रतिहारों के किस शासक ने जल समाधि ली थी। कौन है भाई? नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। अभी नागभट्ट द्वितीय के बाद में एक शासक बनता है रामभद्र। कौन बनता है? रामभद्र। इसका कोई विशेष योगदान नहीं है इतिहास में, नाम मात्र के शासक बने। रामभद्र के बाद इसका पुत्र बनता है, देखिए, मिहिर भोज फैस्ट। इसके पिताजी का क्या नाम है? अभी हमने चर्चा की है, रामभद्र। तो प्रतिहारों में ध्यान में रख लेना, मिहिर भोज है, इसने अपने पिताजी की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इसे प्रतिहारों का पितृहंता शासक कहा जाता है। प्रतिहारों का पितृहंता शासक कौन है भी? मिहिर भोज फर्स्ट, ठीक है। इसके अलावा मिहिर भोज को आदिवराह की उपाधि दी जाती है। किसकी? आदिवराह की। किस अभिलेख में? वही सेम ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज फर्स्ट को आदिवराह की उपाधि दी जाती है। दौलत अभिलेख में, दौलतपुर अभिलेख, इस अभिलेख में मिहिर भोज फर्स्ट को प्रभास की उपाधि से नवाजा गया है। किसकी उपाधि से? प्रभास की। ध्यान में रख लेना, ग्वालियर में क्या बोला गया है? आदिवराय की उपाधि, ठीक है। और दौलतपुर अभिलेख में प्रभास की उपाधि से नवाजा गया है। मिहिर भोज फर्स्ट के समय देखिए, मिहिर भोज फर्स्ट के समय एक अरबी यात्री आया था, सुलेमान, ठीक है। इसने मिहिर भोज के बारे में एक लाइन बोली है कि मिहिर भोज है, इसे इस्लाम का शत्रु बताता है। इस्लाम का शत्रु बताता है। बताता कौन है? अरबी यात्री सुलेमान। किसको बताता है अभी? मिहिर भोज फर्स्ट को। क्या बोलता है? कि ये मिहिर भोज है, ये इस्लाम का शत्रु माना जाता है, और इसे उस समय का महान शासक मानता है भारत का। पातड़ी पल्ला पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिहारों का पितृहंता शासक कौन है? मिहिर भोज अपने पिता रामभद्र की हत्या कर शासक बना, ठीक है। इसके अलावा ग्वालियर अभिलेख में इसे क्या कहा गया है? आदिवराय की उपाधि दी गई है। इसके अलावा दौलतपुर अभिलेख में प्रभास की उपाधि दी गई है, ठीक है। मिहिर भोज को सुलेमान, जो अरबी यात्री है, कौन अभी? अरबी यात्री, ये इसको इस्लामों का यानी मुसलमानों का शत्रु बताता है और भारत का महान शासक बताता है, ठीक है। इसके अलावा देखो भाई, मिहिर भोज के बारे में,
और तो देखो कोई विशेष को नहीं, बाकी इस्लामों का शत्रु है, ठीक है। अभी तक देखो इतो आप वीडियो देख लियो थे। आइडियो लगाओ भी, प्रतिहारों की राजधानी कौन सी है? प्रतिहारों की राजधानी पहली उज्जैन, उसके बाद में क्या होती है? कनौज को बनाया जाता है। कनौज है वो नागभट्ट द्वितीय के हाथों से निकल जाती है, और उसके बाद में हाथों से निकलने के बाद में परेशान नहीं होकर नागभट्ट द्वितीय पुनः युद्ध करता है और कनौज को प्राप्त करता है। और अभी तक राजधानी है वो, प्रतिहारों की राजधानी कनौज ही है। नेक्स्ट, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट शासक महेंद्र पाल प्रथम, ठीक है। इसका कार्यकाल है 885 से 910 ईस्वी। कोई विशेष बात नहीं है। महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि, दरबारी कवि कौन थे भाई? राजशेखर। कौन है भाई? राजशेखर, ठीक है। ये इनके दरबारी कवि माने जाते हैं, राजशेखर। इसने देखो काव्य मीमांसा, ठीक है, बाल रामायण, कपूर मंजरी, भुवन कोश, भुवन कोश, ये ग्रंथ लिखे थे भी, ठीक है। प्रश्न कई बार आ चुका है, इंडिया लेवल पर भी आ चुका है कि राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल प्रथम के, ठीक है। काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर। इसके अलावा बाल रामायण के रचयिता राजशेखर। इसके अलावा कपूर मंजरी और भुवन कोश। कोई विशेष बात नहीं है इसके बारे में ज्यादा। पोज सेकंड आता है, ठीक है। इसका भी इतिहास में कोई रोल नहीं है, ठीक है। 3 साल शासन करता है गुप्त तरीके से, वो निकल जाते हैं। अब आते हैं भी महिपाल, ठीक है। पोज सेकंड के बाद महिपाल, पोज सेकंड के बाद महिपाल शासक बनते। इसका कार्यकाल होता है 913 से 943 ईस्वी तक माना जाता है इसका कार्यकाल। महिपाल का कार्यकाल है 913 से 943 ईस्वी तक। इसका इतिहास में कोई विशेष योगदान नहीं है। एकमात्र बात है, ध्यान में रख लेना, इसके समय में अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था। सुलेमान किसके समय आया भाई? सुलेमान, अरबी यात्री सुलेमान किसके समय भारत में आया था? मिहिर भोजे प्रथम के समय। अल मसूदी किसके समय है? महिपाल फर्स्ट के समय, ठीक है। सुलेमान है मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताता है, भारत का महान शासक बताता है। नेक्स्ट,
राज्यपाल। ठीक है, इसका कार्यकाल है 990 ईस्वी से 1019 ईस्वी तक। महमूद गजनवी नाम सुने होगे। राजस्थान के लोक देवता जाहर पीर गोगा जी। कौन भाई? जाहर पीर है गोगा जी। इनके साथ युद्ध किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है, इस युद्ध में जीत किसकी होती है भाई? गोगा जी की। और ये कहते हैं ये तो साक्षात जाहर पीर है। ठीक है, जाहर पीर मतलब है पीरों का पीर है। अपने को मेन जो बात करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, राज्यपाल के समय महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है। उसी समय ये कन्नौज पर भी आक्रमण करता है। कन्नौज पर क्यों करता है? उसमें कन्नौज है वो प्रतिहारों की राजधानी थी। प्रतिहारों की राजधानी। और जैसे ही आक्रमण करता है, महाराज जी राज्यपाल जी निकल जाते हैं बिना लड़ाई की, कन्नौज छोड़ देते हैं। और उस पर कब्जा किसका हो जाता है? महमूद गजनवी का। इतनी सी बात है कि महमूद गजनवी ने कहां पर आक्रमण किया? कन्नौज पर। उस समय शासक कौन था? राज्यपाल। इन्होंने बिना लड़ाई लड़ाई कन्नौज को छोड़ दिया और निकल गए। बिल्कुल कायर शासक थे। एक बार देखो, रिपीट कर लो। आराम हूं, बढ़िया तरीके हूं, शांत तरीके हूं। ठीक है, देखिए आराम से रिपीट कीजिए। जालौर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम को इनका संस्थापक माना जाता है। के अलावा नागभट्ट प्रथम के दरबार को क्या कहते हैं? नागावलोक का दरबार। राजधानी कहां पर बनाई है? उज्जैन में। ठीक है, 739 ईस्वी में चावड़ा शासकों को हराकर राजधानी उज्जैन को बनाया गया है। ये बात हमें कहां पर देखने को मिलती है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक है लिपिमाला। ठीक है, उसमें ये बातें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ग्वालियर अभिलेख जो किसके समय लिखा गया है? मिहिर भोज के समय लिखा गया है। उसमें नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाश कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि अरब जो आक्रमण करते थे उसको रोकता था, इसीलिए इसको मलेच्छों का नाश कहा गया है। उसके बाद कुक्कुट उसका भतीजा शासक बनता है। ठीक है, देवराज शासक बनता है। कोई खास बात नहीं है। अब मैन है वत्सराज। वह यानी वत्सराज यानी प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कौन है? बात करें तो वत्सराज है। ठीक है, इसके समय त्रिकोणीय संघर्ष होता है। उसमें जीत किसकी होती है? वत्सराज की। और राजधानी किसे बनाया जाता है? कन्नौज को। उज्जैन से चेंज करे, कन्नौज को बनाया जाता है। प्रतिहार शासक कौन है? वत्सराज। पाल वंश का शासक कौन है? धर्मपाल। और राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन है? ध्रुव द्वितीय। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से त्रिकोणीय संघर्ष में कौन सा वंश नहीं था? तीन आपको ये मिलेंगे, एक अदर मिलेगा। नागभट्ट प्रथम उज्जैन को राजधानी बनाता है और कन्नौज कौन बनाता है? वत्सराज।
इसके बाद में नागभट्ट द्वितीय की बात करते हैं। कार्यकाल 795 833। प्रतिहारों के एकमात्र शासक जिसने जल समाधि ली थी, कौन सी नदी में? गंगा नदी में। ठीक है। नागभट्ट सेकंड है, राष्ट्रकूट शासक से युद्ध करता है, उसमें हारने के बाद कन्नौज है और राजधानी हाथों से निकल जाती है। इस हार से निराश नहीं होकर दोबारा युद्ध करता है कन्नौज के लिए। उस समय वहां का शासक है चक्रयुद्ध। ठीक है। उसको हराकर वापस कन्नौज को प्राप्त करता है और राजधानी बनाता है। बुकला अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय को कौन सी उपाधि दी गई है? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि से नवाजा गया है। नागभट्ट सेकंड के बाद शासक बनता है रामभद्र। रामभद्र के बाद उसके बेटा बनता है मिहिर भोज, जिसने अपने पिता की हत्या कर शासक बने थे। और प्रतिहारों में प्रथम पितृहंता शासक कौन कहलाते हैं? मिहिर भोज फर्स्ट। इसके समय अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। ठीक है, जिसने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया था और उसे एक भारत का महान शासक भी बताया था। प्रतिहारों की राजधानी अब तक कहां पर है? कन्नौज। ठीक है। ग्वालियर अभिलेख किसके समय का है? मिहिर भोज के समय का। मिहिर भोज ये फर्स्ट है, जो मिहिर भोज थे उसके समय का ये। ठीक है। ग्वालियर अभिलेख में इसे आदिवराय की उपाधि दी गई है और दौलतपुर अभिलेख में इसे प्रभास की उपाधि दी गई है। किसे दी गई है? मिहिर भोज फर्स्ट को। महेंद्रपाल प्रथम, इसके दरबारी कवि या सरकारी कवि जो भी मान लो। ठीक है। कौन थे? राजशेखर। महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? कई बार एक प्रश्न आ चुका है। इसने काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कपूर मंजरी, भुवन कोश इत्यादि रचनाएं की। के बाद में शासन आता है भोज सेकंड का, कोई विशेष योगदान नहीं है इसका। भोज सेकंड के बाद महिपाल फर्स्ट। ठीक है। इसके समय में अरबी यात्री भारत आता है। कौन आता है भी? अल मसूदी आता है। ये मेन बात ध्यान में रख लेना। सुलेमान किसके समय आया? मिहिर भोज के समय। महिपाल के बाद शासक बनता है राज्यपाल। इसके समय कन्नौज पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी और राज्यपाल है कन्नौज को छोड़कर निकल जाता है बिना लड़ाई लड़ाई। और इस पर अधिकार कौन कर लेता है? महमूद गजनवी। और अंतिम शासक, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक, यशपाल है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है वो यशपाल माने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित आपको 10 या 20 प्रश्नों की बढ़िया शानदार क्विज मिलेगी इसी टॉपिक से संबंधित। ठीक है। अब अगला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे गुहिल सिसोदिया वंश। ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गुहिल वंश भारत में कहां पर थे? ये मुख्य रूप से मेवाड़ में थे। ठीक है। और इसका जो कार्यकाल है 566 ईस्वी से 1947 तक ये मेवाड़ पर शासन करते हैं। इसके संस्थापक हैं गुहिलादित्य, जिसने 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। देखो मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मेवाड़ में राजसमंद प्लस उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवाड़ क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। उसकी बात करेंगे पूर्ण विस्तार से। ओके, थैंक